बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक गिवन है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के हवाले से। उसमें आपने जो स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी बेसिस की, वही उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यही फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स लिखें या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस लिखें, तो आपने वही जो आपको कंपैरिजन दिया गया था उन्हीं में से प्रॉपर्टीज़ राइट करनी है। वही फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ पे आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की गई है, दैट इज़ अ रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। तो देखें कि अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इस रिएक्शन में हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे एसिड और बेस का। एक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में भी। मैंने आपको बताया था कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमेशा जो प्रोडक्ट होती है वो सॉल्ट होता है एंड वाटर होता है। तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन का ये जो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होती है, इसलिए रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। यहाँ पे जो आज हमने डिस्कस करना है उसमें हमारे पास जो बेस है दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ हमने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का रिएक्शन देखा विच इज़ H2SO4। देखते क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है जो कि एक मेटेलिक आयन है पोटाशियम, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सल्फेट ग्रुप मौजूद है जो कि -2 चार्ज कैरी कर रहा होता है। पॉजिटिव पोटाशियम और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट ग्रुप जब आपस में कंबाइन होंगे तो इसके नतीजे में सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, पोटाशियम सल्फेट। रिमेनिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन मौजूद है और हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। हाइड्रोक्सिल जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिविटी का कैरियर होता है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और इसके नतीजे में हमारे पास 2 मोल वाटर बनेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल होंगे, क्योंकि स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है तो ये 2 पोटाशियम के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी एंड हाइड्रोजन के साथ भी। अगर हम इस ग्रुप ऑफ एटम को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल मौजूद है, तो ये 2 हाइड्रोक्सिल हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोक्सिल और 2 हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो इसके नतीजे में आपके पास 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। बेसिस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगी और इस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन होता है तो इसकी जो एसेंशियल प्रोडक्ट होती है दैट इज़ अमोनिया गैस। बेसिस रिएक्ट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ तो इसके नतीजे में हमेशा अमोनिया गैस लिबरेट होती है। हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसमें हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड मौजूद है जो कि रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप देखें कि दोनों जो स्पीशीज़ हमने ली हुई हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा कि सोडियम मौजूद है और अमोनियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन मौजूद है, तो सोडियम और क्लोराइड आपस में कंबाइन होंगे और इसके नतीजे में बना देंगे NaCl। रिमेनिंग आप देखें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल का पार्ट भी मौजूद है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें NH4 के केस में, तो NH4 में अगर मैं यहाँ पे NH3 लिख दूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर दूँ तो इसको भी हम NH4 ही कहेंगे। होता ये है कि ये जो हाइड्रोक्सिल है OH नेगेटिव ये अटैक करता है हाइड्रोजन आयन पे और H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने के नतीजे में ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बना देंगे H2O। OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आपस में कंबाइन होंगे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसके नतीजे में H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम ये कहते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि सोडियम ने अटैक किया क्लोरीन पे और इसके नतीजे में NaCl जो कि स्टेबल स्पीशी है, बहुत ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है, ये फॉर्म हो जाता है। सेकेंडली हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये किसी ऐसे पॉजिटिव चार्ज की तलाश में होता है जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में मौजूद हो और उसके नतीजे में ये किसी प्रोडक्ट, एक ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाए जो कि स्टेबल वन हो। तो क्या करेगा हाइड्रोक्सिल कि जब वो इन सब्सटेंसेस में देखेगा तो इसको अवेलेबल जो आयन है दैट इज़ हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोक्सिल अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और इसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। रिमेनिंग अगर आप देखें तो आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में जो स्पीशी मौजूद है दैट इज़ अमोनिया गैस। तो अमोनिया यहाँ पे गैशियस पार्टिकल की सूरत में रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि ये आपने एरो हेड जो हम अबव शो करते हैं इसका मतलब होता है कोई गैशियस स्पीशी है जो कि रिएक्शन मिक्सचर से जा रही है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में हम कहते हैं कि हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, इसका रिएक्शन किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ विच इज़ अ बेस। तो इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे भी आपने यही कंसीडर करना है जो कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा कि स्टेबल स्पीशी की तरफ रिएक्शन जाएगा, ऐसी प्रोडक्ट बनाएगा जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के तौर पे, रिएक्टिंग सब्सटेंस के तौर पे किसी रिएक्शन मिक्सचर में टेक पार्ट करता है। तो इसके नतीजे में हमेशा, क्योंकि ये मेटेलिक है तो ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बॉन्ड बनाता है। तो क्या होगा कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और यहाँ पे हमारे पास सल्फेट ग्रुप मौजूद है। कैल्शियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अगर आप रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेकन ट्वाइस होता है NH4 टेकन ट्वाइस, इसका मतलब है 2 अमोनियम हमारे पास मौजूद है। तो बच्चों यहाँ पे NH4 जो टेकन ट्वाइस है इसमें आपने देखा कि इसमें नाइट्रोजन भी 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। तो अगर हम इसको भी इसी तरह लिख दें जैसा कि हमने अबव रिएक्शन में शो किया कि NH4 लिखने की बजाय अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये हमारे पास NH3 है और ये हाइड्रोजन है, तो आप कह सकते हैं कि NH3 यानी अमोनिया के भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं और हाइड्रोजन आयन भी कितने होंगे, 2, जबकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल भी 2 मौजूद है। इसका मतलब है जब 2 हाइड्रोक्सिल 2 हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, यानी अगर हम इस तरह लिखते हैं कि 2H पॉजिटिव रिएक्ट विद 2OH नेगेटिव, तो आपके पास बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर मॉलिक्यूल, उनमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होंगे। 2 हाइड्रोजन आयन जब 2 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल कितने हैं, 2। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन भी हमारे पास आयन कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोक्सिल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 बनेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अमोनिया जो यहाँ पे मौजूद है, देखें रिएक्शन मिक्सचर में कैल्शियम मौजूद था, कैल्शियम ने सल्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट किया, इसके नतीजे में कैल्शियम सल्फेट बन गया। 2 हाइड्रोक्सिल मौजूद थे, वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए, 2 मोल वाटर बन गए। रिमेनिंग हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में 2 अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 2 मोल मौजूद हैं अमोनिया गैस के, जो कि रिएक्शन मिक्सचर में गैशियस सब्सटेंस के तौर पे एस्केप आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। आपने याद रखना है कि जब बेसिस रिएक्ट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के अंदर तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि लिबरेट होती है हमेशा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो है वो असेंशियल कंपोनेंट है। यहाँ पे वाटर भी वैसे बन रहा है बाय प्रोडक्ट के तौर पे, साथ में सॉल्ट फॉर्मेशन भी हो रही है, लेकिन हम एक चीज़ जो असेंशियल कंपोनेंट के तौर पे देख रहे हैं दैट इज़ अमोनिया गैस। अगर कहीं पे रिएक्शन मिक्सचर से हमें अमोनिया गैस की ज़रूरत होती है या हमें अमोनिया एज अ प्रोडक्ट चाहिए होती है तो वहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया उसमें अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल लिया गया, अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके नतीजे में हमारे पास जो सॉल्ट बना दैट इज़ NaCl, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। इसके साथ सेकंड जो एग्जांपल हमने डिस्कस की इसमें अमोनियम सल्फेट लिया गया, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक स्टेबल सब्सटेंस बनता है कैल्शियम सल्फेट, साथ वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और इसके साथ साथ अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस की प्रोडक्ट के हवाले से अगर हमें अमोनिया गैस एज अ प्रोडक्ट चाहिए होती है तो वहाँ पे हम ये रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे अमोनिया गैस बहुत सारे रिएक्टेंट के तौर पे, बहुत सारी चीज़ों के बनाने के लिए रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। लास्ट चैप्टर में भी आप इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि अमोनिया गैस को हम मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी 2 डिस्कस कर ली हैं, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट आपने जो डिस्कस करना है ये हमारे पास एक बहुत सारे जो हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट कलर्स के सब्सटेंसेस बन रहे हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले आप समझें कि प्रेसिपिटेशन होती क्या है। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हैं, रसूब का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं तो उनको आप नाम देते हैं प्रेसिपिटेट्स का। यानी आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है रेन में अगर आप
एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट के तौर पे जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं, यानी इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस में किसी भी सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद अपीयर होते हैं। आप कोई रिएक्शन कैरी करवा रहे हैं, कोई भी आपने रिएक्टेंट लिए हुए हैं, उनमें अगर आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं और उसमें आप क्या देखते हैं कि कोई सब्सटेंसेस, कोई आपके रिएक्टेंट ऐसे हैं जो कि प्रेसिपिटेट यानी नाहल पजीर हालत में अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, और ये आपने नहीं कंसीडर करना कि बिल्कुल रिएक्ट ही ना करें। जैसे सैंड एंड वाटर का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सिलिका और वाटर का कोई रिएक्शन नहीं है, होगा ये कि रिएक्शन होगा एंड आफ्टर रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन जब हो जाएगा कैरी होने के बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कोई छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, हो सकता है वो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ ही हो, उन्हीं पार्टिकल्स को हम बाज़ औक़ात कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बाद में हम फिल्टर कर लेते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं और वही हमारी प्रोडक्ट होती है। तो नाहल पजीर या फिर इनसॉल्युबल फॉर्म में जब किसी भी रिएक्शन मिक्सचर की प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही होती है तो उनको हम प्रेसिपिटेट्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पे बेसिस के प्रेसिपिटेट की हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। बच्चों यहाँ पे बहुत, अगर हम कॉमन जो एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं जिसमें जिंक, कॉपर, लेड एंड कैल्शियम के सॉल्ट को डिस्कस किया गया है कि बेसिस जो हैं प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, जैसा कि जिंक है, कॉपर है, लेड एंड कैल्शियम, यानी बेसिस को अगर हम ऐड कर देते हैं ऐसे सॉल्यूशंस में जो कि हैवी मेटल्स के सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, और प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो होते हैं इसमें। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में देखते हैं तो हमारे पास कॉपर जो है इसका रिएक्शन देखा गया, कॉपर सल्फेट यहाँ रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है, इसका रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो क्योंकि 2 पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है एंड सल्फर ग्रुप जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो यहाँ पे -2 इसका चार्ज होता है। अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम हमेशा Na पॉजिटिव यानी +1 इसका चार्ज कैरी करता है किसी भी रिएक्शन में जब ये टेक पार्ट करता है, एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है उसमें माइनस चार्ज होता है। तो बच्चों होगा ये कि यहाँ पे एक हमारे पास बेस मौजूद है, एक हमारे पास सॉल्ट मौजूद है और इसके साथ एक बेस मौजूद है। जो सॉल्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये एक सॉल्ट है हैवी मेटल यानी कॉपर का, इसमें एक बेस ऐड कर दिया गया। जैसे ही बेस ऐड करते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है, इनका आपस में सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है। सोल्यूशन बन जाने के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कलर्ड सब्सटेंस अपीयर होता है, यानी रिएक्शन मिक्सचर में सोल्यूशन बन गया, आपने लिक्विड लिया, लिक्विड फॉर्म में आप बेस ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपने ऐड कर दिया सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल विच इज़ कॉपर सल्फेट। जैसे ही आपने ऐड किया आपने उसको शेक किया, सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है, यानी आपका मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बनने के बाद आप क्या देखते हैं कि आपको उस रिएक्शन मिक्सचर में या सोल्यूशन में कलर्ड सब्सटेंसेस जो हैं वो नज़र आते हैं। कलर्ड सब्सटेंस में एक तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि ये जो कॉपर है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये अटैक करता है हाइड्रोक्सिल पे। हाइड्रोक्सिल पे अटैक करने के बाद क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये एक हाइड्रोक्सिल के साथ तो बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि इसके +2 चार्ज को कैंसिल करने के लिए या इसको स्टेबलाइज करने के लिए -2 चार्ज की ज़रूरत है, जबकि एक हाइड्रोक्सिल पे तो -1 चार्ज होता है। इसका मतलब जब भी कॉपर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 2 हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए कॉपर के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट की फॉर्म में अपीयर होंगे और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बनेगा। इसके साथ साथ रिएक्शन मिक्सचर में 2 सोडियम मौजूद हैं, एक सल्फेट ग्रुप मौजूद है, 2 सोडियम और एक सल्फेट ग्रुप आपस में रिएक्ट करके Na2SO4 बना देंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जैसे कॉपर सल्फेट को इस बेस के अंदर ऐड किया जाता है तो क्या देखते हैं कि सोल्यूशन में कलर्ड सब्सटेंसेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं या कलर्ड प्रेसिपिटेट शो होते हैं। ऐसे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स शो होते हैं जो स्पेसिफिक कलर शो कर रहे होते हैं। जब ये रिएक्शन किया जा रहा होता है कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आफ्टर रिएक्शन हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो कलर शो होता है दैट इज ब्लू। ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स शो होते हैं इन केस ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में जब कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी ब्लू प्रेसिपिटेट्स शो होंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन मिक्सचर में कॉपर हाइड्रोक्साइड बन चुके हैं। सेकेंड जो हम इसमें एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वो है रिएक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक क्लोराइड का रिएक्शन डिस्कस करते हैं।
जिंक क्लोराइड के केस में भी आपने याद रखना है, एक चीज़ जो यहाँ पे माइंड में रखने वाली है वो ये है कि आपने ये याद रखना है कि ये जो मेटल हमने लिया हुआ है इसकी वैलेंसी क्या होती है। ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए, जिंक जो है, कॉपर है, फेरिक है, लेड है, कैल्शियम है, फेरस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ अटैच होंगे। यानी अगर यहाँ पे कॉपर +2 वैलेंसी कैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल तो -1 ही होता है तमाम केसेस में। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल के एक ग्रुप तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आके इसके साथ अटैच होंगे। अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक भी +2 होता है तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोक्सिल अटैच होंगे। अगर हम फेरिक की बात करते हैं तो फेरिक अगर यहाँ पे +3 वैलेंसी शो कर रहा है इसका मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल आके अटैच होंगे। और अगर हम बात करते हैं लेड की तो लेड भी +2 वैलेंसी शो करता है, इसलिए इसके साथ भी 2 हाइड्रोक्सिल अटैच होंगे। कैल्शियम के साथ भी 2 होंगे, फेरस के साथ भी 2 होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मेटल कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच होंगे और रिमेनिंग आपके पास एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद आते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड में हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो सब्सटेंस हम देख रहे हैं दैट इज जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड में आपको मालूम है, आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिंक +2 वैलेंसी शो करता है, एक बहुत अच्छा मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करने के हवाले से। जिंक जो है ये क्लोरीन के साथ इस वक्त बॉन्ड बना के अपीयर हो रहा है जिंक क्लोराइड की फॉर्म में। इसको एक बेस में ऐड कर दिया जाता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके नतीजे में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में जिंक मौजूद है और इसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। अब देखिए जिंक अटैक करेगा इस हाइड्रोक्सिल पे, तो जिंक जो है ये +2 वैलेंसी कैरी कर रहा है, इसका मतलब ओनली 1 हाइड्रोक्सिल तो इसकी वैलेंसी को स्टेबल कर नहीं सकता। तो क्या देखेंगे कि +2 चार्ज कैरी करने वाला जिंक मेटल अटैक करेगा हाइड्रोक्सिल पे, तो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये वाइट कलर शो करेगा प्रेसिपिटेट्स के हवाले से। और इसके साथ साथ रिएक्शन मिक्सचर में क्लोराइड आयन मौजूद है एंड सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करने के बाद NaCl का सॉल्ट फॉर्म कर देंगे। तो देखें कि जैसे ये रिएक्शन कैरी होगा तो क्या देखा जाएगा कि जिंक क्लोराइड ऐड किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करने के थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ये जो जिंक क्लोराइड है ये डिसअपीयर हो जाएगा, किसी न्यू कंपाउंड की फॉर्म में अपीयर होगा। न्यू कंपाउंड का पता हमें कैसे चलेगा, जैसे वाइट प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म हो चुका है। वाइट प्रेसिपिटेट का बनना जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन को शो करेगा। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड का जब रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके नतीजे में प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि वाइट कलर शो करेंगे और साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे सॉल्ट बनेगा विच इज़ NaCl। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरिक क्लोराइड की तरफ। फेरस और फेरिक में फ़र्क हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फेरिक तब होता है आयरन जब ये +3 वैलेंसी शो करता है और फेरस तब होता है जब ये +2 वैलेंसी शो करता है। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे +2 वैलेंसी कैरी कर रहा है और कहाँ पे +3। देखें, आपको मालूम है कि क्लोरीन जो है वो -1 वैलेंसी कैरी करता है। क्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाता है। अब जब इसका बॉन्ड मेटल के साथ बना हुआ है तो इसका मतलब है कि मेटल के साथ तो जब कोई नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बॉन्ड बन रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये फेरिक है या फेरस है। अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच होते तो ये फेरस होता, क्योंकि +2 होता तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 क्लोरीन की ज़रूरत होती। अगर यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन अटैच हैं तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट फेरस, इट्स फेरिक। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है वो फेरिक मौजूद है +3 चार्ज कैरी करने वाला। इसके साथ साथ रिएक्शन मिक्सचर में एक बेस मौजूद है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में सोडियम +1 चार्ज कैरी कर रहा होता है एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो -1 चार्ज कैरी करता है। ये जो फेरिक है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोक्सिल पे। अटैक करने के नतीजे में ये होगा कि यहाँ पे क्योंकि 3 पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है आयरन, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत है। इसीलिए स्टार्ट में हमने क्या लिखा, 3 मोल ऑफ NaOH। इसका मतलब है यहाँ पे 3 सोडियम मौजूद हैं और साथ 3 हाइड्रोक्सिल मौजूद हैं। तो 3 पॉजिटिव चार्ज या 3 पॉजिटिव जो वैलेंसी यहाँ पे शो कर रहा है फेरिक, उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और इसके नतीजे में
फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा। साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 सोडियम मौजूद हैं एंड 3 क्लोराइड आयन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और 3 मोल ऑफ NaCl बन जाएंगे। कलर आपने इसमें याद रखना है कि यहाँ पे कलर जो अपीयर होगा दैट इज़ ब्राउन। ब्राउन कलर के जो प्रेसिपिटेट हैं वो यहाँ पे बनेंगे। तो बच्चों देखेंगे क्या कि जैसे फेरिक क्लोराइड हमारे पास एक मेटेलिक सब्सटेंस है, इसको ऐड किया जाएगा इस बेस के अंदर जो कि पहले कलरलेस अपीयर हो रहा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कलरलेस अपीयर होता है। इसमें जैसे ही ऐड किया जाएगा फेरिक क्लोराइड को तो कुछ देर के बाद शेक करेंगे। शेक करने के बाद इसमें प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे दैट आर द प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, वो हमेशा ब्राउन कलर शो करेंगे। और ब्राउन कलर के जब प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं लेड नाइट्रेट की तरफ। लेड नाइट्रेट ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रेट ग्रुप को जो है नेगेटिव चार्ज कैरियर के तौर पे यहाँ पे शो किया गया है। लेड बच्चों हमेशा +2 चार्ज कैरी कर रहा होता है। इसके साथ जो नाइट्रेट ग्रुप है दैट इज़ -1। अगर हम बात करते हैं इसके साथ जो बेस मौजूद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक बेस मौजूद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में सोडियम जो है वो +1 चार्ज कैरी करता है एंड हाइड्रोक्सिल पे -1 होता है। यहाँ पे क्या होगा कि ये लेड अटैक करेगा हाइड्रोक्सिल पे। हाइड्रोक्सिल पे अटैक करने के नतीजे में आप देखें, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने देखना है कि यहाँ पे जो मेटल आयन इस्तेमाल किया गया उसकी वैलेंसी कितनी है। क्योंकि ये +2 है तो ऑब्वियसली इसके साथ बॉन्ड 2 हाइड्रोक्सिल का बनेगा। तो Pb जो है जब अटैक करेगा हाइड्रोक्सिल पे तो 2 हाइड्रोक्सिल को अपने साथ बॉन्ड बना लेगा और इसके नतीजे में हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास 2 नाइट्रेट ग्रुप मौजूद हैं एंड 2 सोडियम। 2 नाइट्रेट और 2 सोडियम आपस में रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट बना देंगे 2NaNO3। यहाँ पे जो हमारे पास कलर शो होगा वो वाइट होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे लेड हाइड्रो ऑक्साइड के। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले अगेन एक कॉन्सेप्ट, एक बात आप अपने माइंड में रखें कि ये हमारे पास जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं बेस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये हमारे पास जो है वो कलरलेस अपीयरेंस शो करता है। एक्वा का वर्ड यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो रहा होता है तो इसको जब डिसॉल्व करते हैं पहले पानी में डिसॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन बन जाता है, यानी हम उसे कहते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें जब इसको ऐड किया जाएगा लेड नाइट्रेट को तो सबसे पहले उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम क्या देखेंगे, उसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास जो है वो NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें कैल्शियम को लिया गया है। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास मेटेलिक सॉल्ट के तौर पे मौजूद है। यहाँ पे कैल्शियम जो कि 2 पॉजिटिव वैलेंसी कैरी करने वाला एक मेटेलिक आयन है, इसके साथ क्लोराइड आयन मौजूद है। अगर हम दूसरे तरफ देखें बेस के तौर पे तो यहाँ पे अगेन हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल जो कि OH नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला सब्सटेंस है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कैल्शियम अटैक करेगा ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल पे। हाइड्रोक्सिल पे अटैक करने के बाद कैल्शियम चूँकि 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसका मतलब इससे जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो 2 हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। 2 पॉजिटिव है तो ये 2 हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के बाद रिमेनिंग जो हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद है रिएक्शन मिक्सचर में 2 आयन्स हैं, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। क्लोराइड आयन, सोडियम एंड क्लोराइड आयन आपस में रिएक्शन करके 2NaCl बना देंगे। यहाँ पे भी आपने याद रखना है जो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट होगा वो यहाँ पे भी वाइट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में बच्चों यहाँ पे आपने जैसे मॉलिक्यूल आप देखेंगे, सॉल्ट आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो फेरस है, क्योंकि आपको अंडरस्टूड है कि सल्फेट -2 होता है। तो इसका मतलब इसके साथ जो आयरन मौजूद है वो ऑब्वियसली +2 चार्ज कैरी करने वाला है। यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है दैट इज़ +2। अब नेक्स्ट इसके साथ रिएक्शन मिक्सचर में एक बेस मौजूद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरस सल्फेट का जब आपस में रिएक्शन होगा
तो इसके नतीजे में क्या देखते हैं कि ये जो फेरस है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोक्सिल पे, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है इसीलिए ये 2 हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसके साथ रिएक्शन मिक्सचर में जो 2 सोडियम और 1 सल्फेट ग्रुप मौजूद है ये आपस में रिएक्शन करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देंगे। यहाँ पे बच्चों जो कलर शो होगा प्रेसिपिटेट का दैट इज़ डर्टी ग्रीन, बॉटल ग्रीन टाइप कलर शो होता है, डर्टी ग्रीन कलर शो होगा। इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाएगा, यानी पानी में पैलेट्स होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, या सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वाटर में उसे ऐड करते हैं, जैसे उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि फेरस सल्फेट जो कि एक मेटालिक सॉल्ट है इसको ऐड किया जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर जो कि हमने बनाया हुआ है, यानी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसको शेक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट जो होंगे वो डर्टी ग्रीन कलर के, बॉटल ग्रीन यानी डार्क ग्रीनिश एंड मडी सा थोड़ा इसका कलर होता है, तो वो अपीयर होगा। उसके नतीजे में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड के जो कंपाउंड है दैट इज़ फॉर्म्ड, और उसकी फॉर्मेशन की निशानदेही हमें इसके कलर से हो जाएगी। यहाँ पे आपने याद रखने के लिए ये चीज़ माइंड में रखनी है कि एक तो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बेस के तौर पे लिया हुआ है। यहाँ पे हमने जितनी भी एग्जांपल डिस्कस किए तमाम एग्जांपल्स में बेस के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कैसे याद रखने हैं कि आप ये देखिए आपने यहाँ सॉल्ट कौन सा लिया हुआ है, जैसा कि CuSO4 है। आपको पता है कि इसमें जो सिर्फ आप मेटेलिक आयन को देखें, मेटल का आयन अगर आपको 2 पॉजिटिव वैलेंसी कैरी कर रहा है तो यहाँ पे आप 2 मोल ले लें। अगर यहाँ पे मेटल के आयन की 2 पॉजिटिव वैलेंसी है तो 2 मोल है आपके पास। अगर कहीं वो 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो आपने अंडरस्टूड रखना है कि यहाँ पे आपने 3 मोल लेने, यानी नंबर ऑफ़ मोल आपने मेटेलिक आयन के अकॉर्डिंग लेने। अगर ये 2 पॉजिटिव वैलेंसी कैरी कर रहा है तो आप 2 मोल बेस लेंगे, अगर ये 3 पॉजिटिव कर रहा है तो आप 3 मोल बेस लेंगे, और इसके नतीजे में आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। स्पेसिफिक कलर के प्रेसिपिटेट शो करने वाली प्रोडक्ट होगी। रिएक्शन बहुत आसान से होते हैं, इसकी प्रैक्टिकल्स में भी हम जब डिस्कस करेंगे तो हम इनकी डिटेल्स देखेंगे। ये कुछ रिएक्शंस आपको मैं करवाऊंगी भी। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये बहुत जनरल सा रिएक्शन होता है। मैं आपको मेथड अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि इसमें सिंपली ये करना होता है कि बेस लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इजीली अवेलेबल होता है, इसको पानी में ऐड करते हैं, वो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर डिसोल्यूशन कम्प्लीटली। जो पैलेट्स होती हैं ये सॉलिड मटेरियल होता है NaOH का, ये डिसअपियर हो जाता है, सोल्यूशन बन जाता है जिसको हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम देते हैं। एक्वस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें ऐड किया जाता है सॉल्ट को, जैसा कि कॉपर सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, जो भी हम सॉल्ट लेते हैं। जैसे ही उसको शेक करेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक कलर के प्रेसिपिटेट शो करेंगे। उस स्पेसिफिक कलर के प्रेसिपिटेट जैसे ही बनना स्टार्ट होंगे, यानी अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया था तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे, जिंक क्लोराइड लिया होगा तो वाइट बनेंगे, फेरिक क्लोराइड लिया होगा तो ब्राउन प्रेसिपिटेट, लेड नाइट्रेट होगा तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड होगा तो भी वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, और अगर हमने फेरस सल्फेट लिया हुआ है तो डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स जो होंगे। जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो चुकी है। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन का नाम दिया जाता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड का, कि यहाँ पे जितने हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बॉन्डिंग है विद मेटेलिक आइन, और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हमने देखना है इसमें यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस में हम डिफरेंट जो हैं वो बेसिस के यूज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल दी गई है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में, सोप इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमने जब डिस्कस की थी बेसिक प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस तो हमने कहा था ये स्लिपरी इन टच होते हैं बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोप फॉर्मेशन के अंदर, इसकी क्लींजिंग एक्शन की वजह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में। ब्लीचिंग पाउडर को डिफरेंट पर्पज़ के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है डीकलराइज करने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सेकंड यूज़ है दैट इज़ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। बच्चों हार्ड वाटर ये होता है कि कुछ जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड वगैरह या कुछ जो मेटेलिक आयंस होते हैं जब ये पानी में शामिल हो जाते हैं तो ये वाटर को इम्प्योर कर देते हैं या हार्ड कर देते हैं। मेटेलिक आयन का वाटर में ऐड हो जाने के नतीजे में वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। उन मेटेलिक आयंस को रिमूव करने के लिए हम कोई ना कोई बेस इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली जो यूज़ होने वाला बेस है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं तो वो
मैग्नीशियम वगैरह के जो आइंस होते हैं उनको ये अपने साथ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और वाटर जो कि हार्ड वाटर होता है जिसको यूज़ करना इतना आसान नहीं होता, यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में कोई ना कोई जो है उसका साइड इफ़ेक्ट सामने आता है। तो इसीलिए हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस बेस को इस्तेमाल किया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि कॉमनली यूज़ होने वाला बेस है फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। नेक्स्ट इसका जो लास्ट हम यूज़ डिस्कस करते हैं दैट इज़ इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल एंड लेक्स। अगर हम एसिडिक रेन की बात करते हैं तो एसिड रेन जहाँ पे फॉल हो रही है मट्टी पे, सॉइल पे, जहाँ पे बारिश हो रही होती है, तो वहीं पे दरियाओं में भी वो बारिश का पानी जाता है, वही पानी नदी नालों में भी जाता है, झीलों में भी जाता है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि एक्वेटिक जो लाइफ होती है जो कि एग्जिस्ट कर रही होती है इनसाइड द वाटर, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है। ऐसा पानी जिसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होगी, वहाँ पे सर्वाइव करना एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करना भी लाइफ का ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी को जो है वो इसमें कोई ना कोई ख़तरा लाहक हो सकता है अगर इसी तरह से एसिडिटी इंक्रीज़ होती चली जाए। तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए किसी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जैसा कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस को हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया एंड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल एंड लेक, अगर जो कि एसिडिक रेन की वजह से होता है। अगर एसिडिक रेन हुई है किसी जगह पे या एसिडिटी कॉज हो गई है ड्यू टू रेन, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जहाँ पे वो मिट्टी होगी, एसिडिक सॉइल उसे कहा जाएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें तेज़ाबियत मौजूद हो उसे एसिडिक सॉइल कहा जाता है। और वहाँ पे जो झीलें वगैरह नदी नाले होते हैं, अगर हमने उस स्पेसिफिक प्लेस को, जो एसिडिक सॉइल हो सकता है या लेक्स वगैरह हो सकती हैं, उनकी एसिडिटी को ख़त्म करना है तो वहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द सॉइल, या फिर वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो लेक्स वगैरह में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो हम इसका यूज़ डिस्कस करते हैं दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यूज़ ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में ये कहते हैं कि ये इस्तेमाल होता है अल्कलाइन बैटरीज़ में। बच्चों बेसिक जो हमने पढ़े थे इनके कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जब हमने डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास एसिड भी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और बेस भी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक एबिलिटीज़ के लिहाज से हमने एसिड के यूजेस में भी पढ़ा था कि हम डिफरेंट एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है किसी ऐसे सब्सटेंस को जो कि आयनाइजेशन शो करता। तो आप देखेंगे यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बताया गया, इट इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। कुछ हमारे पास ऐसी बैटरीज होती हैं जिनमें एसिड की बजाय बेस को इस्तेमाल किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसी बैटरीज को नाम दिया जाता है अल्कलाइन बैटरीज का। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बैटरीज में कॉमनली यूज़ होने वाला बेस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी ऑफ स्टमक। स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। अगर मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, ये आप लोगों की साइड इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि आम तौर पे हमारी बॉडी के अंदर एसिड मौजूद है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर वो एसिड हमारे स्टमक में मौजूद नहीं होगा तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन अगर हमारी डाइट में एसिडिक सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसके नतीजे में ये होता है कि हाइपर एसिडिटी हो जाती है, यानी मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन के तौर पे मुख्तलिफ बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होने वाला, कॉमनली इस्तेमाल होने वाला बेस है दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा ये इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स के लिए। बी स्टिंग्स यानी शहद की मक्खी जब आपको कहीं पे बाइट कर जाती है, काट जाती है, डंक कर लेती है, तो उसके नतीजे में ये होता है कि वहाँ पे, क्योंकि उसमें शहद की मक्खी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जहर आप समझ लें, इसके अंदर हमारे पास एसिडिटी जो है वो पाई जाती है। एसिडिटी के नतीजे में ये होगा, उस एसिडिटी के नतीजे में ये होता है कि स्वेलिंग हो जाती है। उस स्वेलिंग के नतीजे में ज़ाहिर है वो सरफेस जिस जगह पे या जिस स्किन सरफेस के ऊपर बाइट किया गया होता है उस जगह के ऊपर स्वेलिंग फील होती है और उसके नतीजे में जो है वो इचिंग सी फील हो रही होती है। ये बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि बी स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। क्योंकि वो एसिड है तो उस एसिड के नतीजे में वो स्किन का जो पार्ट होता है जिस जगह पे ये अटैक हुआ होता है वो स्वेल हो जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ के नतीजे में ये होता है कि वो जो एक स्वेलिंग हो रही होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
नेक्स्ट हम कहते हैं एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है फोमिंग एजेंट के तौर पे इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं, फायर ब्रिगेड्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, इनमें आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड को आग बुझाने वाले मादे के तौर पे। यानी अगर आग को कंट्रोल करना है, फायर को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स इस्तेमाल जहाँ पे हो रहे होते हैं, उनमें एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोमिंग एजेंट यानी आग बुझाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। कपड़ों से ग्रीसेस वगैरह के दागों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ग्रीस स्टेन्स को रिमूव करना खासा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली और हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं क्लॉथ के साथ, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन्स पर ही मुश्तमिल होते हैं कपड़े। तो इसके नतीजे में जो एक बॉन्डिंग होती है उसको ख़त्म करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है ग्रीस के जो दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए कपड़ों से। ये इनके यूजेस हैं। यूजेस ऑफ बेसिस इनमें हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड।